आज का हमारा लक्ष्य भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम को समझना है। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच और अंत में अंग्रेज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआती बढ़त के बावजूद पुर्तगाली और डच भारत में अपना प्रभाव क्यों खो बैठे? और अंग्रेजों ने ऐसा क्या अलग किया कि वो टिक गए? बिल्कुल। तो भारी भरकम किताबों से परे जो लोग इसे एक दिलचस्प कहानी की तरह समझना चाहते हैं ना, उनके लिए हमारी ये चर्चा एक शानदार शॉर्टकट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत ना भारत में नहीं होती है। ये यूरोप और एशिया की सीमा पर बसे एक शहर से शुरू होती है। साल था 1453। 1453। कुस्तुनतुनिया का पतन। हाँ बिल्कुल। उस्मानिया तुर्कों ने, जिन्हें हम ऑटोमन साम्राज्य भी कहते हैं, उन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था। और इतिहास की किताबों में ना अक्सर इस तारीख को बस रटा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की भौतिक व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही कह रही हैं आप। कुस्तुनतुनिया पर कब्जे का सीधा मतलब ये था कि सदियों से चला आ रहा वो जो पुराना सिल्क रूट था ना, और लाल सागर का जो रास्ता था जिससे यूरोप तक पूर्वी दुनिया का सामान पहुंचा था, वो एकदम बंद हो गया। और यूरोप के लिए ये सिर्फ किसी विलासिता का नुकसान नहीं था। मतलब कड़ाके की सर्दियों में जब वहां ताज़ा चारा नहीं होता था तो उन्हें अपने पशुओं को मारना पड़ता था। हाँ, और उस मांस को महीनों तक सड़ने से बचाने के लिए, मतलब उसे खाने लायक बनाए रखने के लिए, उन्हें काली मिर्च और बाकी मसालों की सख्त जरूरत थी। तो मसाले मतलब सिर्फ स्वाद नहीं था, वो उनके लिए एक बहुत जरूरी प्रिजर्वेटिव था। अब क्योंकि जमीनी रास्ता तुर्कों ने बंद कर दिया था, तो इटली और अरब व्यापारियों का तो एकाधिकार हो गया था बचे खुचे रास्तों पर। बिल्कुल। और इसी वजह से पश्चिमी यूरोप को, खासकर स्पेन और पुर्तगाल को मजबूरन नए समुद्री रास्तों की तलाश करनी पड़ी। वही उनका मूल मंत्र, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। मतलब नए रास्तों से पैसा कमाओ, देश का गौरव बढ़ाओ और ईसाई धर्म फैलाओ। एकदम सटीक। और इसी हताशा और जुनून का नतीजा था कि 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, केरल के कालीकट में। हाँ, और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विवरण आता है। मैंने पढ़ा था कि इस यात्रा में ना वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद नाम के गुजराती मार्गदर्शक ने की थी। हाँ, अब्दुल मजीद ने ही उसे रास्ता दिखाया था। और कालीकट के हिंदू शासक, जिन्हें ज़ेमोरिन कहा जाता था, उन्होंने शुरुआत में तो उसका स्वागत किया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है ना, जब वास्को डी गामा मसाले लेकर वापस पुर्तगाल लौटा। मतलब दस्तावेज बताते हैं कि उसने अपनी यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना? ये कोई छोटी बात नहीं थी उस जमाने में। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। 60 गुना मुनाफा मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज के दौर में किसी ने किसी अनजान स्टार्टअप में पैसा लगाया हो और एक ही ट्रिप में रातों रात अरबपति बन गया हो। बहुत सही उदाहरण है ये। इतने बड़े मुनाफे के बाद तो पुर्तगाल की सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली थी। उन्होंने एक पूरी संस्था ही बना डाली जिसे एस्तादो द इंडिया कहा गया। अच्छा, तो यहीं से गवर्नर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, 1505 में फ्रांसिस्को डी ओल्मेडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। और वो एक बहुत ही स्पष्ट नीति लेकर आया था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा गया। हाँ, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बहुत जिक्र आता है, लेकिन इसका जमीनी या यूं कहें कि समुद्री कामकाज कैसा था? ये काम कैसे करती थी? देखिए, ओल्मेडा ये समझ चुका था कि पुर्तगाल की आबादी बहुत छोटी है। वो लोग भारत के राजाओं से जमीन पर बड़ी सेनाओं के साथ तो लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने जमीन पर कब्जा करने की सोची ही नहीं। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने जमीन पर किले बनाने के बजाय ना समंदर के उन चोक पॉइंट्स या संकरे रास्तों पर कब्जा करने की ठानी जहां से सारा व्यापार गुजरता था, जैसे मलक्का जलडमरू मध्य हो गया, हॉर्मुज हो गया और अदन। जो समंदर पर राज करेगा वही व्यापार पर राज करेगा। बिल्कुल। और इसी रणनीति को अगले गवर्नर अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने और भी आक्रामक बना दिया। उसने तो 1510 में बीजापुर से सीधा गोवा ही छीन लिया। और इसी के साथ उन्होंने वो व्यवस्था लागू की जिसने मुगलों तक को झुकने पर मजबूर कर दिया, काटे जामेडा प्रणाली। अगर मैं इसे थोड़ा आज के नजरिए से देखूं ना, तो क्या ये एक तरह का संगठित हफ्ता वसूली या समुद्री माफिया का प्रोटेक्शन मनी मॉडल नहीं था? हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में ये नियम बना दिया था कि कोई भी जहाज बिना कार्टेज यानी पुर्तगाली परमिट के अरब सागर में व्यापार कर ही नहीं सकता। और अगर किसी ने बिना परमिट जहाज उतारा तो उनका अर्माडा यानी पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा
उस जहाज को या तो लूट लेता था या सीधे डुबा देता था। बाप रे। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में कौंधता है। मुगलों के पास तो अपार धन था, जमीन पर इतनी विशाल सेना थी, तो वो समुद्र में इतने बेबस क्यों थे? उन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे सीधा सा तकनीकी कारण था। मुगलों का पूरा ध्यान अपनी जमीनी घुड़सवार सेना और जमीनी तोपखाने पर ही रहा हमेशा। उन्होंने कभी एक मजबूत नौसेना बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। और पुर्तगालियों के पास तोपें थीं जहाजों पर। हाँ, पुर्तगाली जहाजों पर भारी तोपें लगी होती थी जो दूर से ही किसी भी दुश्मन के जहाज के परखच्चे उड़ा सकती थी। ये एकदम असममित युद्ध था, मतलब असिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां जमीन का शेर पानी में उतरने से डरता था। ये तकनीकी बढ़त वाकई कमाल की थी उनकी। और हाँ, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, लाल मिर्च और 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की थी। हाँ, ये उनका योगदान रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। अगर पुर्तगालियों का समंदर पे ऐसा एक छत्र राज था, वो कार्टेज के जरिए इतना पैसा छाप रहे थे, तो फिर उनका पतन कैसे हो गया? मतलब ये साम्राज्य भरभरा कर गिर कैसे पड़ा? देखिए, किसी भी एकाधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच होता है। पुर्तगाली अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक फैल चुका था। मतलब अंदर से ही खोखले हो रहे थे वो। हाँ, और इसके अलावा उनकी नीतियां स्थानीय लोगों के प्रति बेहद असहिष्णु थीं। जबरदस्त धर्म परिवर्तन और मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाओं ने ना स्थानीय शासकों और आम जनता के मन में उनके खिलाफ भारी नफरत पैदा कर दी थी। ये तो एक बड़ा कारण है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि कोई भौगोलिक कारण भी था, कुछ अटलांटिक टर्निंग जैसा। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। अटलांटिक टर्निंग हुआ ये कि पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की खोज कर ली थी। अच्छा, तो उनका ध्यान उधर चला गया। हाँ, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ब्राजील में गन्ने की खेती करना भारत में मुगलों और मराठों से रोज रोज उलझने से कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, वहाँ स्थानीय आबादी से इतना प्रतिरोध नहीं था शायद। बिल्कुल नहीं। इसलिए पुर्तगाल का जो सारा प्रशासनिक और सैन्य ध्यान था ना, और उनके संसाधन, वो भारत से हटकर अटलांटिक महासागर के उस पार ब्राजील की तरफ मुड़ गए। और बस पुर्तगालियों के इसी खालीपन का फायदा उठाने के लिए मैदान में आ गए डच, मतलब नीदरलैंड के निवासी। सही कहा। 1596 में पहला डच बेड़ा भारत की तरफ आया। हाँ, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन चुकी थी, है ना? हाँ, 1600 में। और डच कंपनी 1602 में बनी। लेकिन इसके बावजूद भारत की जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में डच अंग्रेजों से पहले पहुंच गए। ये तो किसी भी क्विज का सबसे शानदार ट्रिविया हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा लुभावनी है ना, वो ये है कि डचों की असल दिलचस्पी भारत में थी ही नहीं। सच में? तो फिर वो इतनी दूर आए क्यों थे? अगर भारत में दिलचस्पी नहीं थी तो? उनका मुख्य लक्ष्य था दक्षिण पूर्व एशिया, जिसे हम आज इंडोनेशिया कहते हैं। उस समय उसे स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। दुनिया की सबसे बेहतरीन लौंग और जायफल वहीं मिलते थे। अच्छा, मसालों का द्वीप। हाँ, लेकिन जब डच वहां पहुंचे ना, तो उन्होंने देखा कि इंडोनेशिया के लोग मसालों के बदले यूरोप का सोना या चांदी लेने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उन्हें इसके बदले चाहिए था सूती कपड़ा। अरे वाह! और वो सूती कपड़ा उन्हें भारत से मिलता था। एकदम सटीक। भारत के कोरोमंडल तट और गुजरात के बुनकरों की रंगाई तकनीक इतनी शानदार थी कि वो कपड़े पर रंग पक्का कर लेते थे, और ये कपड़ा इंडोनेशिया के लोगों को बहुत पसंद था। तो मतलब डचों ने भारत को बस एक ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल किया। एक मंजिल नहीं, बल्कि सूती कपड़े के कारखाने के रूप में देखा। वो भारत आते, यहाँ से भारी मात्रा में सूती कपड़ा खरीदते और उसे इंडोनेशिया ले जाकर मसालों से बदल लेते। ये तो बहुत ही चतुर बार्टर सिस्टम था। डच तो बस एक सप्लाई चेन बना रहे थे। लेकिन डचों की इस राजनीतिक अरुचि का फायदा किसी तीसरे को मिलने वाला था। और वो तीसरा खिलाड़ी थे अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा ताकि सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल सके। लेकिन शुरुआत में जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि मुगल दरबार में पुर्तगालियों का दबदबा था और मुगल कहीं ना कहीं पुर्तगाली नौसेना से डरते भी थे। तो फिर ये पासा पलटा कैसे? मुगलों ने अंग्रेजों पर भरोसा कैसे किया? 1612 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुगलों का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। वो था स्वॉली का युद्ध। बैटल ऑफ स्वॉली। हाँ, अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट ने अपने जहाजों के जरिए पुर्तगालियों के एक बहुत बड़े बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन एक मिनट,
इस पर थोड़ा रुक के विचार करते हैं। पुर्तगालियों का तो समंदर पे 100 साल से राज था ना, उनका वो कार्टेज सिस्टम था, खतरनाक तोपें थीं। तो हाल ही में आए मुट्ठी भर अंग्रेज आकर उन्हें स्वाली के युद्ध में कैसे हरा सकते हैं? पुर्तगाली अचानक कमजोर कैसे हो गए? ये युद्ध ना नौसैनिक विकास का एक बहुत शानदार उदाहरण है। देखिए, पुर्तगालियों के जो जहाज थे, जिन्हें गैलियन कहा जाता था, वो आकार में बहुत बड़े और भारी होते थे। तो भारी होने से नुकसान क्या था? नुकसान यह था कि मुगलों को डराने के लिए तो वो ठीक थे, लेकिन स्वाली के उथले पानी में उन्हें तेजी से घुमाना बहुत मुश्किल था। इसके ठीक विपरीत अंग्रेजों के जहाज छोटे थे, तेज थे और आसानी से मुड़ने वाले थे। तो उन्होंने अपनी फुर्ती का फायदा उठाया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी आधुनिक तोपों से पुर्तगाली जहाज़ों को उस जगह फंसाकर मारा जहां पुर्तगाली अपने जहाज घुमा भी नहीं सकते थे। और एक बात, यूरोप में पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही थी उस समय, जिससे उनकी नौसेना का रखरखाव बहुत खराब हो चुका था। अच्छा, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया अंग्रेजों के लिए। और इस जीत का मुगलों पर तो बहुत गहरा असर हुआ होगा। बहुत गहरा। मुगल जो पुर्तगालियों की उस हफ्ता वसूली से तंग आ चुके थे ना, उन्हें अंग्रेजों के रूप में एक रक्षक दिखाई दिया। हाँ, और शायद यही वजह थी कि जब 1616 में थॉमस रो राजदूत बनकर आया, तो मुगलों ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने में कोई संकोच नहीं किया। पुर्तगाली तो किनारे लग गए, लेकिन डचों का क्या? डच कंपनी तो उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी ना। हाँ, लेकिन डच के पतन के पीछे उनका अपना ही ढांचागत मॉडल जिम्मेदार था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर नीदरलैंड की सरकार के नियंत्रण में थी। सोचिए इसे, अगर आज के बिजनेस के नजरिए से देखें तो डच कंपनी एक भारी भरकम सरकारी विभाग की तरह काम कर रही थी, जहां हर छोटे फैसले के लिए ऊपर से, मतलब नीदरलैंड से मंजूरी चाहिए होती थी। हाँ, महीनों इंतजार करना पड़ता था मंजूरी का। और लाल फीताशाही अलग। जबकि अंग्रेजों की कंपनी एक निजी और आक्रामक स्टार्टअप की तरह थी। उनके शेयरधारकों को बस मुनाफे से मतलब था और वो बाजार के हिसाब से तेजी से फैसले ले रहे थे। ये संगठनात्मक ढांचे का बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसके साथ ही डच उस समय यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध भी लड़ रहे थे। इन गृह युद्धों ने ना उनका खजाना और सैन्य बल दोनों निचोड़ कर रख दिया था। जिसका असर भारत में भी देखा। बिल्कुल, इन सब का चरम परिणाम 1759 के बेदरा के युद्ध में देखने को मिला। बैटल ऑफ बेदरा। हाँ, बंगाल में लड़े गए इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को निर्णायक रूप से कुचल दिया। इसके बाद तो डचों का भारत से पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बन गया और वो बस इंडोनेशिया तक ही सिमट कर रह गए। तो अब तक की स्थिति ये बन चुकी थी कि पुर्तगाली अपने लालच और भारी जहाजों की वजह से कमजोर हो चुके थे और डच इंडोनेशिया में उलझ गए। इस पूरी भू राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए अब अंग्रेज अकेले बचे थे और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। बिल्कुल। और 1662 की वो ऐतिहासिक घटना भी तो है जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में पूरा का पूरा बंबई शहर ही मिल गया था। हाँ, और बंबई कोई आम शहर नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा और सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह था। और सबसे बड़ी बात, ये सूरत के मुकाबले मुगलों की सीधी पहुंच से थोड़ा दूर था। तो कंपनी को वहां एक सुरक्षित बेस मिल गया। बिल्कुल, राजशाही ने इसे नाम मात्र के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। अंग्रेजों को पश्चिमी तट पर एक अजेय नौसैनिक अड्डा मिल गया। और इसके कुछ ही दशकों बाद 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु ने तो भारत की पूरी राजनीतिक जमीन ही हिलाकर रख दी। एक इतना विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बिखरने लगा, क्षेत्रीय सूबेदार आपस में लड़ने लगे। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो इसी अराजकता का फायदा अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा उठाया। 1717 में उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से एक शाही फरमान हासिल कर लिया। और ये फरमान कोई छोटी मोटी व्यापारिक छूट नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि इसने अंग्रेजों को बंगाल में बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार करने की छूट दे दी और साथ ही उन्हें अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया। और सिक्के ढालने का अधिकार मिलना बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, किसी विदेशी कंपनी को अपने सिक्के चलाने का अधिकार मिलना सीधे तौर पर राजनीतिक संप्रभुता या सॉवरेनिटी में सेंध लगाना ही तो था। एकदम सही। और अंग्रेजों और बाकी यूरोपीय शक्तियों जैसे डच और पुर्तगालियों में सबसे बड़ा फर्क यही था कि अंग्रेज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने भारत की जमीनी हकीकत का अच्छे से अध्ययन किया था, है ना? बिल्कुल, उन्होंने देखा कि भारत में अब कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची है,
तो उन्होंने स्थानीय शासकों की लड़ाइयों में भाड़े के सैनिक देकर दखल देना शुरू कर दिया। और फिर अपनी व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी भी शुरू कर दी, जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। हाँ, उन्होंने खुद को केवल एक व्यापारिक इकाई से कूटनीतिक और सैन्य रूप से एक पूरी राजनीतिक सत्ता में बदल लिया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कितनी अजीब विडंबना है ना। जो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में, वो सबसे अंत में 1961 में यहाँ से गए। हाँ, ऑपरेशन विजय के बाद। बिल्कुल, आए सबसे पहले, गए सबसे बाद में, लेकिन अपना असली प्रभाव वो सदियों पहले खो चुके थे और सिर्फ एक छोटे से हिस्से गोवा तक सिमट कर रह गए थे। और डच, जिनके पास इतना विशाल व्यापारिक तंत्र था, वो अपना सारा ध्यान इंडोनेशिया के मसालों पर लगा बैठे और भारत का मौका गंवा दिया। इस पूरी चर्चा से ये समझा जा सकता है कि व्यापार हो या राजनीति, केवल बाजार में सबसे पहले आना यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जो बदलती हुई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है ना, जैसे अंग्रेजों ने किया, अंततः वही विजेता बनता है। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, जो खुद को सबसे बेहतर ढाल सके। आज की इस चर्चा ने उस धुंधली ऐतिहासिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। ये सिर्फ मसालों की कहानी नहीं है, ये लालच, कूटनीति और समय पर लिए गए फैसलों की कहानी है, जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम सही। अब जाने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं।